नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो लेक्चर में आरआरबी एनटीपीसी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इस वीडियो में हम 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि कम्प्लीटली मैथ्स का है, जो कि आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा संभावना है। ये हमारा डे 6 है। हम हर दिन 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि हर एक पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3, 2 और 2 हैं और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 930 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है, पेन, पेंसिल और रबड़। पेन का जो रेशियो है वो 3 है, पेंसिल का 2 है और रबड़ का 1 है। और बात करें इनकी प्राइस की, तो जो पेन है वो 3 रुपए उसका रेट है एक पेन का, और पेंसिल का है 2 रुपए और रबड़ का भी है 2 रुपए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल इसमें 930 रुपए खर्च किए हैं, तो पेनों की संख्या क्या होगी। तो हमको ये जो इंफॉर्मेशन है ये कुल टोटल रुपीस दिया हुआ है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि पेन जो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है तो ये 3x है, और पेंसिल ये 2x है हमारे पास, और रबड़ कितना है तो x है। अगर हम इसको इंटू करेंगे 3x इंटू 3 रुपीज, तो ये 9x होगा, जो कि टोटल कितना है, इतना रुपए इसमें लगा है, हम ये मानेंगे। और पेंसिल की बात करें तो 2x इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, और रबड़ x इंटू 2x करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। और टोटल हमको कितना रुपए लगा है तो 930 रुपए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 9x प्लस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 930 रुपए। ये सभी को प्लस करेंगे तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, 15x इज इक्वल टू 930, और x इज इक्वल टू 930 डिवाइडेड बाय 15, 15 1 जा 15 6 जा 90, और ये बच गया 3, 3 0 30, 15 2 जा 30। तो x की वैल्यू आ गई 62, और x हम कहाँ लिए थे तो पेन में 3x था, पेंसिल 2x था, और रबड़ कितना था 1x, या फिर उसको x बोल सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि तो बॉक्स में पेनों की संख्या, तो पेन हम कितना लिए थे, ये पेन कितना है तो 3x है, और x की वैल्यू आई है 62, तो इंटू कर देंगे 3 से, ये 3 2 जा 6 और ये 6 3 जा 18, 186 पेन जो है वो की आपका क्या है, पेनों की संख्या है। तो 186 इसका सही आंसर है। ये रुपीस थोड़ा गलत दिया हुआ है, ये रुपीस नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है कि पेनों की संख्या, तो 186 पेन इस बक्से में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹6050 6050 की धनराशि साधारण ब्याज पर 13% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की गई, ब्याज सहित प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका इंटरेस्ट निकालना है। ये जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, मतलब हिंदी में मूलधन, ये है 6050 रुपए। और बात करें रेट की, दर की, तो ये कितना है तो 13% ब्याज है, और कितने साल के लिए तो 4 साल के लिए। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसा इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है तो 6050 रुपए, रेट है 13% और समय है 4 साल। उसको भाग दे देंगे ये 100 से, ये 0 0 कैंसल, ये 2 2 जा, ये 2 5 जा, ये 5 1 जा, 5 1 जा 5, ये बच गया 1 और ये 1 0 हो गया, तो 5 2 जा 10 और ये फिर 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 121 इंटू 13 इंटू 2 हो जाएगा ये 26। अब इसको इंटू करेंगे तो 26 इंटू 1 हो जाएगा 26, तो ये 6 नीचे आ जाएगा और ये 2 कैरी हो जाएगा। 26 इंटू 2 होता है 52, और ये 2 प्लस होगा तो 54 हो जाएगा, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा और 5 कैरी हो जाएगा। 26 इंटू 1 होगा 26 और प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 31।
मतलब कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितना आ रहा है, 3146 रुपए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल राशि, प्राप्त होने वाली कुल राशि, कोई भी व्यक्ति अगर जैसे आप ही अगर 6050 रुपए दिए हो 13% की दर से 4 साल के लिए, तो आप जब वापस लोगे तो ब्याज के साथ लोगे, और उसको क्या बोला जाता है, तो अमाउंट बोला जाता है। अमाउंट, अमाउंट कैसे निकलता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो ब्याज, मतलब हिंदी में अमाउंट को बोला जाता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। देखिए मूलधन, आप जो पैसा दिए हो उसमें क्या करोगे, आप ब्याज लोगे, तो क्या आएगा, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मिला हुआ, तो क्या क्या मिला है इसमें, मूलधन और ब्याज दोनों मिला रहता है, उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना था, तो 6050 रुपए दिए थे, और जो ब्याज कितना आया, तो 3146 रुपए। तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 6, 4 + 5 हो जाएगा 9, 1, और ये 3 + 6 हो जाएगा ये 9, 9196 रुपीज। उसको 4 साल बाद हम लेंगे उससे, तो जो प्राप्त कुल राशि जो है वो है 9196 रुपए। ऑप्शन बी ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अनुपूरक कोण x + 38 डिग्री प्लस 3x - 58 डिग्री है, तो दोनों में सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो देखिए दो अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण का मतलब होता है दो ऐसे कोण जिसका सम होगा 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में मेन आपको ये चीज को समझना है कि अनुपूरक कोण क्या होता है। तो ऐसे कोण जिसके दोनों के योग क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, उसी को अनुपूरक कोण कहा जाता है। तो इसे ऐसा लिखेंगे, x + 38 प्लस 3x - 58 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180। अब देखिए ये x ये वेरिएबल है, x और 3x दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x, और ये 38 ये क्या है, कांस्टेंट है, 38 में माइनस करेंगे 58 तो ये आ जाएगा -20 इज इक्वल टू आ जाएगा 180। अब ये 4x इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा ये 20, तो ये आ जाएगा प्लस में, ये 4x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू कितना होगा, ये 4 1 और ये 4 50, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी है, तो 50 है। अब देखिए अब ये दोनों जो कोण है उसमें उस वैल्यू को रख के देखते हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़ा कोण क्या है, तो बड़ा कोण उससे फाइंड हो जाएगा। तो पहला जो है ये x + 38 है, तो हम x किसको माने हैं, 50 को। तो देखिए x जो आया है वो 50 आया है, तो आप 50 में प्लस करेंगे 38 तो ये आ जाएगा 88 डिग्री। सेकंड का चेक करते हैं, तो ये है सेकंड है 3x - 58, तो ये 3 इंटू हो जाएगा 50 और माइनस हो जाएगा 58, तो 3 इंटू 50 हो जाएगा 150, और उसमें माइनस कर देंगे 58, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 - 58 हो जाएगा 92। तो ये बड़ी वैल्यू है 92, तो 92 ही इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। देखिए अनुपूरक कोण दोनों मिलाकर क्या होता है, 180 डिग्री। तो आप 88 और 92 को जैसे आप प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसका सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये है दीवार, और यहाँ पर मान के चलिए ये सीढ़ी, यहाँ पे ये ऐसे सीढ़ी को रखा गया है, और यहाँ दीवार से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये क्या है, सीढ़ी है, और सीढ़ी कितना है, तो ये 15 मीटर है। तो देखिए ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको क्या बोलेंगे हम, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम बेस। देखिए जहां पर डिग्री रहता है उसके एक साइड आपका हाइपोटेनियस, और उसका जब अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा, जहां पर ये डिग्री लिखा रहता है। अगर यहाँ पर अगर डिग्री दिया रहता तो ये नीचे वाला जो वैल्यू है ये बेस हो जाता है। यहाँ पर क्या है, ऊपर से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये सामने वाला क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी में हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं, तो इसको कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, और बेस को बोलते हैं आधार। देखिएगा अब एक आप ट्रिक को समझिएगा, एक आपको ट्रिक याद करा दे रहा हूं। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
ये आपका वैल्यू है साइन कॉस टेन का। तो देखिए साइन थीटा जो होता है उसका वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का होता है वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और वही अगर नीचे लिखेंगे कॉसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये आ जाएगा कॉट थीटा। तो कॉसेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इस फॉर्मूले को या इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब देखिए अब क्या दिया हुआ है, तो दीवार की ऊंचाई निकालने बोल रहा है, मतलब बेस निकालने बोल रहा है। हमको क्या गिवन है, तो हाइपोटेनियस गिवन है, हमको हाइपोटेनियस गिवन है। हाइपोटेनियस कितना है, तो 15 मीटर है, और हमको क्या निकालना है, तो बेस निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी दोनों वैल्यू जिसमें होगी उसी वैल्यू को लेंगे। देखो हाइपोटेनियस और बेस किसमें है, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, इसमें है बेस और हाइपोटेनियस, तो इसी को ले लेंगे हम। ठीक है, बेस और हाइपोटेनियस, और ये क्या है, कॉस है, और यहां पर क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहां पर देखिएगा ये कॉस जो है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये 1/2 होता है। एग्जाम से पहले आप इसको याद करिएगा, यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो दिख जाएंगे जिसमें इसका ट्रिक दिया हुआ है याद कैसे किया जाता है। तो कॉस 60 डिग्री का हो जाएगा 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पर 1/2 लिख लिए। बेस कितना है, तो बेस हमें नहीं पता है, और हाइपोटेनियस कितना है, तो 15 है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 2b, और उसके बाद 15/2 इज इक्वल टू हो जाएगा b। 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 7.5 मीटर। यही हमारा आंसर है, यही बेस है, यही हाइट है। ठीक है, दीवार की ऊंचाई क्या होगी, तो 7.5 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो ये दूध और पानी की बात कर रहा है, तो देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। इनका रेशियो कितना है, तो 5:1 का रेशियो है। और 5 लीटर पानी किस में मिला रहे हैं, तो 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो उनका रेशियो कितना आ जा रहा है, तो 5:2 आ जा रहा है। इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये है मिल्क और ये है वाटर। मिल्क कितना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 5x, ये 5 है और 5:1 है, तो इसको 5x मान लेता हूँ, और वाटर को मैं मान लेता हूँ x। 1x मतलब कि उसको x ही लिखा जाता है। अब देखिए क्या मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं कि पानी, तो 5 लीटर पानी मिलाने पर 5 लीटर जब पानी मिला रहे हैं तो इनका रेशियो कितना हो जा रहा है, तो इनका रेशियो हो जा रहा है 5:2। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको तैयार करना है, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5x, 2 इंटू ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इंटू करेंगे तो 2 इंटू 5x हो जाएगा ये 10x, और ये 5 इंटू एक्स 5x, और ये 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। ये x राइट हैंड साइड जाएगा तो 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 25। 10x माइनस 5 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब देखिएगा मिल्क और वाटर की बात करें, तो मिल्क और वाटर हम क्या माने थे, इसको 5x माने थे और इसको x था, तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। मतलब पहले वो 25 लीटर मिल्क था और वाटर कितना था, 5 लीटर था। अब उसके बाद क्या बोला था, 5 लीटर और पानी मिलाने पर, मतलब 5 लीटर और पानी मिलाए तो ये कितना हो गया, 10 लीटर हो गया पानी, और दूध तो उतना ही था, दूध में कुछ नहीं मिलाए थे, दूध और नहीं मिलाए थे, तो ये 25 लीटर था। क्वेश्चन ये बोल रहा है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, तो पहले भी 25 लीटर था और अभी भी कितना है 25 लीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, तो देखिए पहले तो 5 लीटर था पानी और 5 मिलाए तो कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इससे कोई सा भी किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में वह मूलधन 3 गुना हो जाएगा। देखिए ये गुना वाला क्वेश्चन है। जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो जिसमें कि ऐसा गुना वाला क्वेश्चन दिया हो, 3 गुना हो जाए तो इतना गुना कितने वर्ष में होगा, तब आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, n-1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू n2-1 अपॉन टाइम 2। ठीक है, ये टाइम 1 है। देखिए n की जगह में आप क्या रखेंगे, तो वो जो गुना लिखा रहता है उसको रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो ये दुगना हो जाता है तो यहाँ पर आप लिखिए 2-1 है ना। n की जगह वो कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। t1 टाइम कितने वर्ष में, तो 10 वर्ष में, तो 3 गुना कितने वर्ष में होगा, तो ये n2 की जगह आप लिखेंगे 3-1 और ये कितना गुना, तो यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, तो हमको t2 निकालना है। ये 2-1 हो जाएगा 1/10 और ये 3-1 हो जाएगा 2 बाई ये t2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 हो जाएगा 20। यही क्या है, 20 ईयर, यही आंसर है। तो 20 साल में 3 गुना हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए एक तार है, एक तांबे का तार है, उसको किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। वो वर्ग बनाया जा सकता है और वर्ग बनाया जा सकता है या फिर वृत्त बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको एक वर्ग बनाया गया। वर्ग बनाया गया मतलब कि क्या है, ये स्क्वायर बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया। तो इसका जो एरिया है, एरिया कितना हो गया, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, अगर बात करें इसकी साइड की, आप सभी को पता है कि ये सभी जो स्क्वायर होता है इसके सभी साइड्स बराबर होते हैं। एरिया का अगर आपको साइड निकालना है या फिर हम ऐसा बोले कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। एरिया कितना दिया हुआ है 121 और ए स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा और ए निकल जाएगा। मतलब कि साइड कितना है, 11 है। मतलब इसके सभी साइड क्या है, 11-11 सेंटीमीटर के होंगे। और बात करें अगर पेरीमीटर की, और पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब आप एक छोर में यहाँ खड़े हुए हो, यहाँ पे खड़े हुए अगर आप चारों चक्कर लगाओगे तो वो पता चल जाएगा वो तार कितने लंबाई है। तो 11 सेंटीमीटर एक साइड का है, तो चारों साइड का कितना हो जाएगा, तो इंटू कर देंगे 4 से, तो ये 44 सेंटीमीटर उस तार की लंबाई निकल गई। ठीक है, अब हम स्क्वायर में पेरीमीटर बोलते हैं। वही अगर बात करें हम सर्कल की, तो सर्कल में उसी को क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है। और क्वेश्चन हमको क्या बोला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए क्षेत्रफल निकालना है लेकिन हमको सरकमफ्रेंस पता है, सर्कल का मतलब परिधि पता है, सरकमफ्रेंस, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो परिधि कितना है, तो 44 सेंटीमीटर है। तो और सरकमफ्रेंस के ही हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। अगर हमको वृत्त का रेडियस पता है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जो दिया है उसी के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है, तो ये 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या है, तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और इंटू हो जाएगा आर। देखिए ये 22 1 जा और ये 22 2 जा और ये 2 1 जा 2 1 जा और ये 7 इज इक्वल टू के उस साइड चले जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू आर। मतलब कि रेडियस क्या निकल गया, यहाँ से 7 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किसका, सर्कल का, वृत्त का एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब कि 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। तो ये 7 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 और ये 7 2 जा 14 प्लस 1 हो जाएगा 15। तो ये 154 सेंटीमीटर सर्कल का या वृत्त का स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 154 वर्ग सेंटीमीटर।
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, प्लस एसएससी और जो व्यापम के एग्जाम होते हैं इसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों के एक समूह ने एक निर्माण कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की। यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए और कार्य 45 दिन में पूरा हो सका तो उस समूह में आरंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुछ मजदूर 30 दिन तक के काम करते हैं, एक काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो x इंटू 30 ये बन गया इक्वेशन। अब हो क्या रहा है, कुछ मजदूर नहीं आए, कितने मजदूर नहीं आए, 15 मजदूर नहीं आए, उसके कारण क्या हो गया, काम 45 दिन तक के चला। तो मजदूर कितने थे, तो मजदूर x थे, और कितने नहीं आए, तो x माइनस 15 नहीं आए, तो वो काम कितने दिन तक के चला, 45 दिन तक के चला। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तो उस समूह में आरंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, x इंटू 30 हो जाएगा ये 30x, और x इंटू 45 हो जाएगा 45x, और 15 इंटू 45, 15 5 जा होगा 75 का ये 5 आ जाएगा, 7 कैरी, 15 4 जा 60 प्लस 7 हो जाएगा 67। अब देखिए ये हो जाएगा 30x माइनस 45x इज इक्वल टू माइनस 675, और 30x माइनस 45 क्या हो जाएगा, तो माइनस 15x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 675। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 15 1 जा, और ये हो जाएगा 15 4 जा 60, और ये हो जाएगा 60, और 15 5 जा 75। तो x की वैल्यू आ गई 45। इसका मतलब ये है कि पहले कितने मजदूर थे, तो 45 मजदूर थे, और उसके बाद कितने नहीं आए, तो 15 नहीं आए, तो वो कितने दिन तक के, 30 आदमी 45 दिन तक के उस काम को किए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर ये आपको अगर आप इक्वेशन नहीं बना पा रहे हो आप, तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे ऑप्शन से, मान के चलिए ऑप्शन दिया हुआ है 45, तो आप क्या करेंगे, x की जगह 45 गुनी 30 लिखेंगे, और x में माइनस करेंगे 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 गुणित 45 आ जाएगा, और ये अगर ये वैल्यू कट जा रहा है मतलब कि वही आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन रख के देखिएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अगर वैल्यू कट जा रहे हैं मतलब कि वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 कार 2 लाख प्रति कार के हिसाब से बेचता है। एक कार में उसे 20% का लाभ और दूसरे में 20% की हानि होती है। इस लेन देन में कुछ लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है, 2 कार को वो कितने में बेच रहा है, 2 लाख में। समझिएगा, सेलिंग प्राइस है 1 2 3 4 5, ये 2 लाख में बेच रहा है, और एक में कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, और दूसरे कार को भी वही 1 2 3 4 5, ये 2 लाख में बेच रहा है, और इसमें हो रहा है लॉस कितने का, 20% का। जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब सेलिंग प्राइस दोनों का 2 समान हो और दोनों को सेम प्राइस में बेचे, और एक में लाभ हो और एक में हानि हो, तो आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, उससे विद इन 2 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ये r/10 का होल स्क्वायर। देखिए r मतलब कि रेट, वो कितने रेट और कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, तो 20%, तो आप रखेंगे 20/10 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 10 का स्क्वायर होगा 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4%, और इसको आप लिख दीजिएगा लॉस, 4% लॉस। क्योंकि जब भी ट्रांजैक्शन होगा, जब भी 2 सामान को एक ही रेट पर बेचा जाएगा और एक में लाभ होगा और एक में हानि होगा, तो अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन की बात करें तो हमेशा उसको क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो ये 4% क्या आया, लॉस आया। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो सभी को मैं नाम दे देता हूं। नल ए जो है वो 15 घंटे में टंकी को भरता है। नल बी जो है वो 20 घंटे में टंकी को भरता है, और नल सी जो है वो 30 घंटे में खाली करता है, इसलिए उसको माइनस लिख लिया हूं। सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना,
और टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो इन्हीं नंबरों का एलसीएम ही क्या कहलाता है, टोटल वर्क। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, मतलब 60 यूनिट क्या है उस टंकी की कैपेसिटी है, उसमें उतना पानी भरा जा सकता है। बात करें अगर एफिशिएंसी की, कार्य क्षमता की, तो ए 15 घंटे में 60 यूनिट भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 60 यूनिट डिवाइडेड बाय 15 आवर, ये 15 वन जा और ये 4 जा, मतलब 4 यूनिट पर आवर इस ए की कैपेसिटी है। बी की कैपेसिटी 60 यूनिट को वो कितने देर में भर दे रहा है, तो 20 घंटे में, तो 21 जा और ये 23 जा, मतलब 3 यूनिट 1 घंटे में भर रहा है। बात करें सी की एफिशिएंसी की, तो 60 यूनिट को वो कितने देर में खाली कर रहा है, तो 30 घंटे में, तो ये 31 जा और ये 32 जा, मतलब 2 यूनिट पर आवर वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसलिए मैं माइनस लिख दिया हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो तीनों नल को खोल दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए और बी क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट ये भरेंगे, और उसी समय ही ये 2 यूनिट ये खाली करता है, तो ये माइनस हो जाएगा 2, मतलब 7 यूनिट ये भर रहे हैं ए और बी, और सी कितना कर रहा है, 2 यूनिट खाली कर रहा है। अगर ओवरऑल की बात करें ए बी सी तीनों अगर नल खोल दिया जाए तो 5 यूनिट पर आवर ये टंकी भराएगा, मतलब 5 यूनिट भराएगा। अगर सी नहीं रहता तो 7 यूनिट रहता है ना, तो 5 यूनिट पर आवर ए बी सी तीनों मिलकर टंकी को भरेंगे। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो देखिए टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 60 यूनिट, और ए बी और सी तीनों को अगर चालू कर दे तो ये कितना है, ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट और ये माइनस कितना है 2 यूनिट, मतलब टोटल कितना आ रहा है, तो 5 यूनिट पर आवर ये टंकी भरेंगे। यूनिट यूनिट कैंसल, ये 5 वन जा और ये 5 12 जा 60, मतलब कि 12 घंटे में वो टंकी को, अगर तीनों चालू है तो 12 घंटे में उस टंकी को भर देंगे। तो हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 12 आवर। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और अभी तक के आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।